जिस उम्मीद आकांक्षा के साथ राज्य की जनता ने बदलाव किया था, युवा मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी को इस राज्य की बागडोर सौंपी थी, निश्चित रूप से राज्य की जनता आज ठगा महसूस कर रही है। आप बेरोजगारी के मुद्दे पर कहें, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहें, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कहें, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी विभाग को उठाकर देख लें, जितने वादे इन लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र पर किए थे उसके 5% वादे भी धरातल पर नहीं उतरे। ये भी बातें आ रही हैं कि भाजपा हर उस गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने में लगी रहती है। तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, ये पूरा जो प्रकरण है माइंस लीज का, इसमें जितनी भी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं वो सारी राज्य सरकार की संस्थाएं हैं, चाहे वो खनिज विभाग हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यालय हो, उनके विभागीय सचिव हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, ये पूरा इनके जो सलाहकार हैं, ये पूरी जो कोटरी है ये राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार है। और जब आप अपराध करेंगे तो सिर्फ आप ये बहानेबाजी हमेशा कि मैं आदिवासी हूँ, मैं उस जाति से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं आर्थिक रूप से कमजोर इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है, आखिर आदिवासी के नाम पर सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों बात आती है, इन पर ही आरोप क्यों लगता है? और भी आदिवासी लोग हैं, एक साधारण आदिवासी के नाम पर क्यों नहीं खनिज पदार्थ की लीज लिख दी जाती? एक दौर में हेमंत सोरेन के सबसे करीबी रहने वाले कुणाल सारंगी आज उनके धूर विरोधी पार्टी भाजपा में हैं और भाजपा झारखंड के प्रवक्ता भी हैं। इस वक्त जब सबसे ज़्यादा संकट में हैं हेमंत सोरेन और उनकी विधायकी पर लगातार सवाल उठ रहा है, तो मैं पहुंचा हूं कुणाल सारंगी के पास और उनसे बातचीत करने आया हूं कि आखिर वो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं। क्या कुणाल सारंगी खुश हैं या फिर दुखी हैं कि हेमंत सोरेन के साथ जो चीज़ें घट रही है, उनकी पार्टी जो लगातार सवाल हेमंत सोरेन के ऊपर उठा रही है, वो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है, सार्वजनिक जीवन में मेरे खुश होने या मेरे दुख होने से ज़्यादा ये प्रासंगिक है कि झारखंड की जनता कितनी खुश और कितनी दुखी हो रही है। संभवतः स्वाधीन भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि राज्य के किसी मुख्यमंत्री पर, जो कोइंसिडेंटली उस विभाग के मंत्री भी रहे हैं, उन पर खनिज लीज आवंटित कराने का आरोप लगा है। और आरोप क्या लगा है, सरकार ने स्वीकार भी किया है अपने उत्तर में कि हाँ, ये गलत हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस पर जवाब मांगा है। उनका जवाब आने के बाद इलेक्शन कमीशन जो भी न्यायसम्मत, जो भी उनकी विधि प्रक्रिया है, उस पर वो निर्णय लेंगी। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे कार्यक्षेत्र के बाहर की बात है। लेकिन अभी जिस उम्मीद आकांक्षा के साथ राज्य की जनता ने बदलाव किया था, युवा मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी को इस राज्य की बागडोर सौंपी थी, निश्चित रूप से राज्य की जनता आज ठगा महसूस कर रही है। आप बेरोजगारी के मुद्दे पर कहें, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहें, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कहें, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी विभाग को उठाकर देख लें, जितने वादे इन लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र पर किए थे उसके 5% वादे भी धरातल पर नहीं उतरे हैं। और इससे दुखद पहलू यह है कि आज जिन विद्वान सलाहकारों के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय फंसे हैं, जिन्होंने भी उनसे ये कांड करवाया है, मैं इसे कांड इसलिए कहता हूं कि इससे सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं, पूरे राज्य का सर शर्म से झुक गया है पूरे देश के मानचित्र पर कि एक मुख्यमंत्री पर, इतने बड़े गरिमापूर्ण पद पर रहने वाले व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप संभवतः पहली बार लगे हैं। और झारखंड में मधु कोड़ा काल की लोग फिर से पुनर्स्मरण करने लगे हैं। कुणाल सारंगी को क्या लगता है कि हेमंत सोरेन से अलग होने का जो फैसला था, वो अब इस प्रकरण के बाद वो अपने आप को और मजबूत मान रहे हैं कि उनका डिसीजन बहुत अच्छा था कि वो एक समय रहते पहले ही खुद को अलग कर दिया? देखिए, व्यक्तिगत रिश्ते मैं आज भी उनका बहुत सम्मान करता हूं और आजीवन में उनका सम्मान करूंगा, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जो सार्वजनिक जीवन में जो जिम्मेदारी उनको मिली थी इस राज्य के भविष्य का परिवर्तन करने के लिए, उसमें पूरी तरीके से वो फेल हुए हैं, इस बताने में मुझे थोड़ी भी झिझक नहीं है। और जहाँ तक मेरे राजनीतिक फैसले का बात है, ये टेस्ट मैच होता है, कई इनिंग्स होती हैं, उसमें एक कोई ओवर के आउट हो जाने से या किसी बैट्समैन के आउट हो जाने से, किसी ओवर में ज़्यादा रन बन जाने से पूरे मैच का भविष्य तय नहीं होता। इसलिए आगे देखिए क्या क्या होता है। आप जबकि क्रिकेट ग्राउंड में नहीं हैं, अभी बीजेपी की जो भूमिका है वो आप दर्शक के तौर पे देख रहे हैं, तो ये जो बैटिंग जो हो रही है उधर से, अभी चूँकि आप क्रिकेट का जिक्र किए, तो आप बतौर दर्शक हेमंत सोरेन जिस तरीके से हिट विकेट होने की दिशा में बढ़े हैं, तो आप ताली बजा रहे हैं कि आपको दुख हो रहा है कि काश ऐसे खेलते तो बच जाते और अच्छा बेहतर खेल सकते? देखिए, राज्य की बदनामी निश्चित रूप से हुई है, भले राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग हो, लेकिन झारखंड की बदनामी जिस स्तर पर इस सरकार के कारण हुई है, निश्चित रूप से दुखद है।
और सुखद या दुखद इस पर भी निर्भर करता है कि एक सशक्त विपक्ष होने के कारण ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि पूरी सच्चाई को राज्य की जनता के सामने रखा जाए। जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने राज्य की जनता के समक्ष रखा, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन जो लोग आज ये कह रहे हैं कि इसमें भाजपा की भूमिका है, कई बार ये भी बातें आ रही हैं कि भाजपा हर उस गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने में लगी रहती है, तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, ये पूरा जो प्रकरण है माइंस लीज का, इसमें जितनी भी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं वो सारी राज्य सरकार की संस्थाएं हैं, चाहे वो खनिज विभाग हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यालय हो, उनके विभागीय सचिव हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, ये पूरा इनके जो सलाहकार हैं, ये पूरी जो कोटरी है ये राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार है। और पूरा जो खेल खेला गया है ये संपूर्ण रूप से इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। जो विवाद आज इस सरकार में है, कांग्रेस, आज तो कांग्रेस ने भी कह दिया है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑपरेशन है, उनका जो फंक्शन है, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल संवैधानिक संस्था है, वो सही काम कर रही है। तो जब कांग्रेस को व्यवस्था है तो आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों इन्हें प्रीएम्प्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रही है? ये क्यों कहना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं इनके मन में है कि इन्होंने इतनी बड़ी जो गलती की है, इसकी सजा आने वाले समय में हो सकता है मिले। राज्य की जनता के सामने जो इनकी छवि है वो धूमिल होती दिख रही है। इस तरह के बयान आ रहे हैं। एक और आज जो खबर निकल करके सामने आई है, और वो खबर गोड्डा के सांसद हैं बीजेपी के निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ट्वीट की है। चूँकि बसंत सोरेन से भी जुड़ा हुआ एक मसला था, चुनाव आयोग ने जो है उनको भी नोटिस किया है उनके ट्वीट के अनुसार। तो आपको जिस तरीके से जेएमएम जो ये आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर कि लगातार जो है सबको घेरने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, मैं फिर से वही बात कर, अगर बसंत सोरेन जी पर भी इस तरह का मामला आ रहा है तो ये भी राज्य सरकार की संस्था है। अगर विधायक रहते हुए उन्होंने सरकारी ठेके लिए हैं या उनकी कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है सरकारी ठेके लिए, तो निश्चित रूप से ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का क्लियर कट वायलेशन है। तो ये सारी बातें जो, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। आपके सरकार आपकी चल रही है, विभागीय जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, जो कार्यकाल है आपका है, जो काम हो रहे हैं विभाग में ये भी आपके हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, हम तो एक सशक्त विपक्ष होने के कारण इन बातों को जनता के समक्ष रख रहे हैं। जो हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है उस पर जो संस्थाएं हैं केंद्र सरकार की या जो एजेंसीज हैं, जांच की एजेंसीज हैं, वो अपना काम कर रही हैं। जेएमएम का जो आरोप है ना, वो इसलिए वो अपने आरोपों को जो आधार बनाते हैं, जो आरोप लगाते हैं आप लोगों के ऊपर कि गैर बीजेपी शासित सरकारों को जो है अस्थिर करने की साजिश रची जाती है। जैसे कि वो बाबूलाल मरांडी के एक बयान को आधार बना रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी बोलते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसको बर्खास्त कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त कर देना चाहिए। या फिर इस तरीके के कई जो ट्वीट्स वगैरह निशिकांत दुबे के जो आते हैं, तो उनको लेकर के इन लोगों का कहना है कि गैर बीजेपी शासित जो भी सरकारें हैं उसको तो अस्थिर करने की साजिश बीजेपी रचती ही है। और ख़ास करके झारखंड में कोई आदिवासी जो है इस स्टेट को नेतृत्व नहीं दे पाए स्थिरता के साथ, उसके लिए भी जो है बीजेपी लगी हुई रहती है। तो आप लोग वेट क्यों नहीं कर लेते हैं? 2 साल और वेट कर लेते। मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा, राज्य में जितने मुख्यमंत्री बने हैं सबसे ज़्यादा आदिवासी मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बने हैं, और राज्य की संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के पद पर भी आदिवासी महिला को स्थापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए जब आप अपराध करेंगे तो सिर्फ आप ये बहानेबाजी हमेशा कि मैं आदिवासी हूँ, मैं उस जाति से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं आर्थिक रूप से कमजोर इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। आखिर आदिवासी के नाम पर सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों बात आती है, इन पर ही आरोप क्यों लगते हैं? और भी आदिवासी लोग हैं। एक साधारण आदिवासी के नाम पर क्यों नहीं खनिज पदार्थ की लीज लिख दी जाती है कि राजनीतिक लड़ाई दी जाती है? मैं वही बोल रहा हूं। तो ये जब आरोप आप पर लगे तो आप ये कहेंगे कि मैं आदिवासी हूं, तो क्यों नहीं कि एक साधारण आदिवासी युवक को भी ये खनिज पदार्थ की लीज दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। मैं उसकी प्रशंसा करता कि उसे आप बिजनेस में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आप अपने राजनीतिक पोजीशनिंग का गलत इस्तेमाल करके आप अवैध तरीके से आप धन वसूली कीजिएगा, और जब आप पर संस्थाएं जांच करेंगी, जब जांच पे आपकी बातें सही साबित होंगी तो आप ये कहिएगा कि मैं आदिवासी समाज से आता हूं इसलिए मुझे फंसाया जाता है। इस तरह की नैरेटिव अब राज्य की जनता समझ चुकी है, इस पर अब फंसने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप भूल जाइए कि आप बीजेपी में हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कुणाल सारंगी कोई सजेशंस देना चाहेंगे मुख्यमंत्री को, एक मित्र, एक भाई के नाते? मैं फिर से उन्हें यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ अपने घोषणा पत्र को पढ़ें। जो खतियान आधारित स्थानीयता नीति की बात उन्होंने की थी,
जो जेपीएससी जेएसएससी जैसे संवैधानिक संस्थाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात उन्होंने की थी, जो पीएम आवास को सुसज्जित करने की बात उन्होंने की थी, जो पेंशन की राशि बढ़ाने की बात उन्होंने की थी, तमाम झारखंडी मूलवासी आदिवासियों की जो विचारधारा है, जो आकांक्षाएं, उनको पूरा करने की बातें जो घोषणा पत्र में की गई थी, आखिर किन कारणों से, चाहे वो कांग्रेस की गोद में बैठकर उसके दबाव में वो पूरा नहीं कर पा रहे या जिन कारणों से भी वो पूरा नहीं कर पा रहे, अगर वो चाहते हैं कि जिस आकांक्षा के साथ राज्य की जनता ने उन्हें अपनी बागडोर सौंपी थी वो राज्य की आकांक्षा की वो आकांक्षाएं पूरी हों, तो उस घोषणा पत्र को दोबारा पढ़ें और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। शुक्रिया बातचीत करने। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in